बहुत लगता है सभी तालियां बजा बजा कर थक चुके हैं। चलिए ठीक है, सेशन को अब आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू शुभम। बहुत शुक्रिया ऋतु। बहुत धन्यवाद सर आप तीनों का कि आप आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। विधायक जी, मैं आपसे सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा। विंध्य कॉरिडोर को लेकर सुबह से जब मैं आया हूँ यहाँ पे, जब हम लोग नोएडा से चले तो हमको इस बारे में बताया गया और हम लोग भी इच्छुक हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। तो जब ये कार्यक्रम जब समाप्त होगा तो हम लोग वहाँ जाने की हम लोग की जो है वो आशा है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, इतनी चर्चा क्यों है इस विंध्य कॉरिडोर में? क्या आपने काम किया अभी तक हमने नहीं देखा है, टीवी पर बहुत देखा है, विज्ञापन खूब देखा है, आप मैं चाहता हूँ बताएं। जब पहली बार मैं 2017 में विधायक बना तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने जाकर मिले और हम कहे महाराज जी, विश्व विख्यात मंदिर माँ विंध्यवासिनी का देश स्वतंत्र हो गया, 2 से 5 फीट सकरी गलियों में विराजमान है, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, इसका कॉरिडोर बनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे पंडित जी की ही कहकर अक्सर बुलाते हैं, कहे पंडित जी आप जो कहेंगे मैं पूरे प्रदेश का खजाना इसके लिए खोल देंगे। और महाराज जी से मैंने जो योजना ले जाकर दिया, आप देखिए उसका पता चल रहा है, भीड़ यहाँ 5 गुना बढ़ गया, 5 गुना विंध्याचल का बढ़ गया है और सारे लोगों को आमदनी भी उस जब बढ़ जाएगा यात्रियों की संख्या तो उसका हो गया। और पहले आप अगर कभी पहले आए होंगे तो देखिए कितनी सकरी गलियों में माँ का विराजमान था, कोई भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया और देखिए सभी रोड वहाँ का चौड़ी हो गया। और गंगा घाट के लिए भी 77 करोड़ रुपया मैंने बात किया, उन्होंने दे दिए, उसके किनारे किनारे रोड और तमाम जगह देखिए कि सुंदरीकरण हो रहा है। इससे अच्छा 1-2 कॉरिडोर और मैंने करीब करीब पास करा दिए हैं, काली खो और अष्टभुजा। काली खो में जगह है, काली खो का कॉरिडोर बहुत अच्छा बनेगा और अष्टभुजा का भी। दुनिया का कॉरिडोर का नगरी अगर जाना जाएगा तो मिर्जापुर से माँ विंध्यवासिनी के दरबार में 3 कॉरिडोर कहीं भी नहीं होगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देते हैं कि यहाँ मिर्जापुर का एक तरह से विकास कार्य कराने में, नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं था, न मिल था न फैक्ट्री था, इसकी वजह से अब यात्री आ रहे हैं तो लोगों का 5 गुना बढ़ गया है। बहुत अच्छी बात है और मिर्ज़ापुर आपके नेतृत्व में इसी तरीके से विकास यहाँ पर होता रहे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। मैं वापस आपके पास आऊँगा। हमारे साथ एस.के. द्विवेदी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे बताया गया कि माता पिता के आपके उपचार में कुछ समस्याएं आई थी और इसके बाद आपने इंद्रावती माता हॉस्पिटल जो है वो खोला है। मैं चाहूँगा क्या कहानी है ये? जी सर, मैं आप सभी लोगों को जो माँ विंध्यवासिनी की धरती पर हेल्थ कॉन्क्लेव आपने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे पास विनय जी गए थे यहाँ के, उन्होंने कहा हेल्थ कॉन्क्लेव, तो मुझे वो आश्चर्य हुआ कि मिर्जापुर में हेल्थ का, अभी तक तो हम सुन रहे थे कि दिल्ली बॉम्बे मेट्रो सिटीज़ में हेल्थ कॉन्क्लेव बनारस इलाहाबाद में होता था, अब मिर्जापुर की धरती पर हेल्थ कॉन्क्लेव कराए, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। एक बार तो डाउट हुआ, सही बताएं आपसे, बीच में फिर पोस्टपोन्ड हुआ, 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुआ, मुझे लगा चलिए होगा जो होगा, फिर जब मेरे पास कार्ड आया तो मुझे लगा धन्यवाद। दरअसल मैं मिर्ज़ापुर बहुत रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में कुछ भी नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, जिगना गांव पड़ता है। तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में माता पिता तो मेरे बुजुर्ग थे ही, वो लोग बहुत मुश्किल से उनका हो पाता था उपचार, जो हम लोग करते हुए होता था क्लिनिक के रूप में। तो हमने देखा कि हॉस्पिटल की बड़ी समस्या थी, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं था और लोग मिर्ज़ापुर आते थे, इलाहाबाद जाते थे, बनारस जाते थे। ऐसे सिचुएशंस में बड़ी समस्याएं होती थी, कभी गाड़ी नहीं मिलता था, कभी ड्राइवर नहीं रहता था। तो ये सब सारी समस्याएं सोच करके हमने एक हॉस्पिटल की स्थापना की, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जो जिगना के पास है, रिमोट एरिया में, 35 किलोमीटर दूर है। और फिर मैं वहाँ पे MBBS डॉक्टर, ऑन कॉल डॉक्टर्स बुलाना चालू किए।
डॉक्टर्स अवेलेबल इलाहाबाद से आते थे, मिर्ज़ापुर से भी जाते थे, अच्छी सेवाएं हमने दिया। इसके बाद सरकार आई बीजेपी की, और उन्होंने जब आयुष्मान भारत योजना शुरू किया तो हमने आयुष्मान भारत भी वहाँ से पैनल कराया, और इतना लोगों को सुविधा मिला। मैंने देखा जो डाउन ट्रॉडन थे, बिल्कुल हैंड टू माउथ थे, जो कुछ किसी तरह का जो एक उपार्जन होता था, अच्छा खासा लाभ उनको मिला। और मोदी साहब को इतना धन्यवाद दे रहे थे कि हम आपको उसको व्यक्त नहीं कर सकते, और साथ में हॉस्पिटल को। इसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट के पास विंध्याचल माँ देवी के दरबार में आया। यहाँ पे इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के नाम से एक हॉस्पिटल खोला। उसमें लगभग सारी फैसिलिटीज़ हैं। उसमें जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, यूरो सर्जरी, ऑप्स गायनिक, और साथ में न्यूरो कैफ है। ये सारी फैसिलिटी हमने अवेलेबल करवाया, और आज देवी के पास से वहाँ भी आयुष्मान एम्पैनल्ड है। अभी जैसे अतुल सर ने बोला कि एक समस्या यहाँ पर यह आ रही है कि स्पेशलाइजेशन के जो डॉक्टर हों वो रेगुलर मांग रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। रेगुलर डॉक्टर 5 लाख 6 लाख रुपए के नीचे कोई आने वाला नहीं है। स्पेशल जैसे यूरो का हुआ, ऑप्स गायनिक का हुआ, न्यूरो के हुए, तो ये डॉक्टर्स ऑन कॉल आ जाते हैं, आकर के अपने पेशेंट देखें, उनमें फीस लिए, इसके बाद चले गए। कोई दिक्कत वहाँ है कि एमबीबीएस डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल है। तो ये थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। हॉस्पिटल को इतना वैधता मिलनी चाहिए कि वो जो स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर्स हैं वो आएँ, आकर के इलाज करें, ओपीडी करें, देखें पेशेंट, सर्जरी करें, इसके अपनी फीस लेकर के जाएं। ये हमारे विधायक साहब बैठे हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि सरकार के पास जरूर जाए और इतना फ्लेक्सिबल हो गवर्नमेंट कि ऑन कॉल डॉक्टर स्पेशलाइजेशन वाले की फैसिलिटी दें। अभी सीएमओ ऑफिस के लोग आए थे, बता रहे थे कि भाई जितने हो सब स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। अब आप सोच रहा, अगर रिमोट एरिया में हॉस्पिटल है तो क्या वहाँ स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर वहाँ जा सकता है, रह सकता है 24 आवर्स? दैट इज नेवर पॉसिबल। तो इतना होना चाहिए। अगर आप सुविधा दे रहे हैं, अगर आप पेशेंट्स को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, लोग जो डाउन टाउन है, जो गरीब वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको ये सुविधा हॉस्पिटल को दीजिए कि वहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर 24 आवर्स हो, जैसा कि हमारे दोनों हॉस्पिटल में है। बिल्कुल। और दीदी जी, पेशेंट्स को उनको सुविधा मिल जाए। सपोज कोई डिलीवरी का केस है, ऑप्स गायनिक का केस है जी, क्या ऑप्स गायनिक का केस सीरियस पेशेंट है, हैवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या वो मिर्जापुर जाने तक पहुंच सकती है? इलाहाबाद पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। रास्ते में डेथ कर सकती है हैवियर ब्लीडिंग में। ऐसे में उनको फैसिलिटी देना चाहिए। बिल्कुल द्विवेदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में तरुण जी, क्योंकि देखिए जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अब जाहिर है कि अब सरकार किस तरीके से सपोर्ट कर रही है हेल्थ सेक्टर में, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को बता सकेंगे। और जिस तरह की प्रॉब्लम सारी अभी द्विवेदी जी ने बताई हैं, क्या इसी तरह की सारी प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हैं? देखिए, जो पर्टिकुलर ये वाला इशू है, इस पर तो बहुत कुछ मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे क्षेत्र में आता नहीं है। ये सीएमओ का विशेषाधिकार है और वो शासन के जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम लोग एक अपना प्रपोजल या एक अपना एक सुझाव दे सकते हैं कि अभी वाकई में ऐसी स्थिति नहीं है कि फुल फ्लेज डॉक्टर हायर कर सकें सारे हॉस्पिटल, सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर। अगर एक हॉस्पिटल है जहाँ की न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटीज अवेलेबल है और कार्डियोलॉजिस्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल है और अलग अलग स्पेशलिटी की फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो उसके लिए अगर राउंड द क्लॉक स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर कराना चाहते हैं तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा और उस कॉस्ट का जो बर्डन पड़ेगा वो पेशेंट के ऊपर पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, इस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसको फिर से एक बार इम्प्लीमेंट करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले इसको फिर से एक बार रिवाइज करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहीं बैठे हुए हैं, हमारे सर यहाँ पर हैं, बिल्कुल उनके सामने ही आप ये बात रख रहे हैं तो जाहिर है वो जवाब भी देंगे। वैसे तो आप बहुत मुखर रहते हैं रत्नाकर जी, और सीधे आप ब्रजेश पाठक जी को कॉल लगा देते हैं कोई भी समस्या देखते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? हमारे नॉलेज में आएगा, जनता के हित में मैं किसी हद तक जाकर मदद कर सकता हूँ, इसमें मैं किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हमसे अगर कोई मिलेगा, बात करेगा क्या ज़रूरत है क्या नहीं, मैं यहाँ से दिल्ली तक लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब कोई बताएगा किसी तरह से तब ना। मुझे लगता है कि यहाँ के आईएमए को और यहाँ के लोकल बॉडी को, माननीय विधायक जी को अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और अपनी मांग रखेंगे तो मुझे तो पार्टिकुलरली बहुत सपोर्ट मिला है, जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी है तो ज़रूर कंसीडर करेंगे और ऊपर तक बात पहुँचाएंगे शासन स्तर तक।
बिल्कुल। मैं अब विधायक जी एक बार फिर से आपसे बात करना चाहता हूँ। रामपुर घाट के पुल के बारे में मुझे बताया गया, जयपुरा में पुल का निर्माण हुआ, इसके बारे में मुझे बताया गया। क्या इसके पीछे की सोच रही, लोगों की मांग रही, आपका विजन रहा, आपने उन समस्याओं को देखा, कैसे ये यहाँ पर एक सब कर पाना सफल हुआ? जब पहली बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं उसमें कुछ वादा किया था। एक तो हर जगह अगर आप उस समय का अगर मेरा कहीं वीडियो पाएंगे, देखेंगे कि मैं जब विधायक होंगे तो अपराधी या तो प्रदेश छोड़ देंगे या जेल में रहेंगे। मैंने वादा किया था, देखिए कि अपराधी सब खत्म हो गए, अपराध मुक्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको करके दिखाया, जो मेरा सपना था। और मैंने गयपुरा पुल का, जो रेलवे का गेट नंबर 12 का था, वहाँ काम लग चुका था। तो वहाँ का जनता हमारे पास आए, उस समय विधायक नहीं हुआ था। हम कहा, उसको जाकर मैंने रुकवाया कि समय मत लगाइए। और जब मैं विधायक हुआ, यहाँ से लेकर दिल्ली तक माननीय मनोज सिन्हा जी से जाकर मैं बैठ कर कहे, हम कहा माननीय मंत्री जी, ये जनहित में है, ये पुल अंडरग्राउंड किसी भी तरीके से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गंगा का बाढ़ आता है, गयपुरा साइड में बाढ़ नहीं आ पाता। अगर वो हो जाएगा अंडरग्राउंड से, इधर भी बाढ़ आना चालू हो जाएगा। ये ओवर ब्रिज इस पे रेलवे पर बनना चाहिए। उन्होंने उसको पास कर दिया। और मैंने वादा किया था रामपुर घाट के लिए भी, तो माँ की कृपा से माँ ही प्रेरणा देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय PWD मंत्री जी ने कैबिनेट में उसको पास करके उसको भी कर दिया। और एक मैंने और वादा करते थे अपने उसमें बूथ अध्यक्षों के बैठक में, मैं बोलना चालू किया कि ये सब बोलने के बाद हम कहा कि एक शास्त्री सेत के पैलर कोई न कोई पुल हम बनवाएंगे विधायक जब हो जाएंगे। तो हमारे साथ जो बाहर से आए थे कहे कि आप तो जीत रहे हैं, इतना क्यों आप वादा करते जा रहे हैं, आपको दिक्कत आ जाएगा। हम कहा कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं नहीं बोल रहा है, मुझसे माँ बुलवा रही है, वो पूरा होगा। आप देखिए माननीय गडकरी जी आकर, मैं वहाँ जाकर उनसे मिले थे, अगर देखेंगे तो मेरा, हमारे सांसद जी भी उसमें काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन हम वहाँ गए मिले तो मेरा वो जो पत्रक दिए थे उसको उन्होंने लगाया भी, और आकर उन्होंने शिलान्यास किया, 6 लेन का उन्होंने पास किया। और हमारे विधायक बनने के पहले चाहे काशी जाइए, चाहे प्रयाग जाइए, चाहे इधर रीमा रोड, क्या पोजीशन था कोई कह नहीं सकता कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता था। ये लग नहीं रहा था कि ये रोड है। आज देखिए कि रोड इतना अच्छा हो गया, क्योंकि माँ के नगरी में देश विदेश से हर जगह लोग आते थे और क्या छवि लेकर जाते थे। आज जो लोग आ रहे हैं इतना खुशहाल होकर जा रहे हैं, वहाँ भी इतनी सुविधा मिल गया। और यही नहीं, जब आपका यह 24 का सरकार बनेगा तो माननीय मोदी जी यूपी का क्या दशा कर देंगे, कोई सोच नहीं सकता। एक तरह से अलग आप इसी तरीके से वादे करते जाइए और निभाते जाइए, यही मैं आशा करता हूँ। और मैं दोबारा जब न्यूज़ नेशन का कॉन्क्लेव करें तो फिर से मैं आपको बुलाऊं और आप बताएं इस बारे में। बिल्कुल। बहुत द्विवेदी जी, क्योंकि देखिए आपके माता पिता के उपचार में दिक्कत हुई, आपने हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन अब आप मरीजों के उपचार के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं अपने हॉस्पिटल, इंद्रावती हॉस्पिटल में दे रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए मिर्ज़ापुर के आसपास जो नज़दीक इलाके हैं वो तो ठीक है, वो तो पेशेंट्स आ जाते हैं आसानी से। लेकिन अभी जैसे कुछ इसके पहले जो लोग आए थे, बता टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हमने देखा है रिमोट एरिया में जा कर के, जैसे आपका हालिया पड़ता है, लालगंज पड़ता है, इन सब एरिया में मैंने देखा कि मोबाइल तो छोड़िए, मोबाइल तो है ही नहीं उनके पास, एक कीपैड वाली मोबाइल भी नहीं है, ऐसा हमने देखा है। बिल्कुल वो झोपड़ी में रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। हमने जा कर के देखा, सर्वे किया, अपनी टीम के साथ देखा, तो वो बड़ी समस्या होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको, ठीक है, खाना पीना वो तो उनका वो कर लेते हैं लेबर वाला। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हम निःशुल्क इलाज भी करते हैं हमारे दोनों हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि हम ऑपरेशन भी सर्जन को बुला करवाते हैं, उनका पेमेंट करते हैं, दवा भी देते हैं। तो हम धीरे धीरे व्यवस्था भी उसी के माध्यम से अपग्रेड यहाँ विंध्याचल में कर रहे हैं।
अभी तक जो बिहरा आशीर्वाद हॉस्पिटल था वो इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन यहाँ सुविधाएं हमारी लगभग सारी सुविधाएं हैं। अल्ट्रासाउंड है, डिजिटल एक्सरे है, पैथोलॉजी है, ECG है, नेबुलाइजर है, साथ में CT स्कैन का प्लान कर रहे हैं। अगर माँ देवी जगत जननी चाहें तो अप्रैल में CT स्कैन की व्यवस्था हो जाएगी। हमारा न्यूरो सर्जन जो एशिया के टॉप क्लास के सर्जन हैं, डॉक्टर चंद्रनाथ आर तिवारी, वो आते हैं यहाँ पे न्यूरो का देखते हैं। ऐसे लगभग सारे स्पेशलाइजेशन का हम व्यवस्था यहाँ पे कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्दी व्यवस्था हो जाएगी सब कुछ। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे बातचीत की। और एक बार मैं अपने दर्शकों को इंद्रावती हॉस्पिटल के बारे में कुछ जानकारी, कुछ डॉक्यूमेंट्री जो बनाई है वो दिखाना चाहते हैं। प्लीज प्ले। उम्मीद जीने की, उम्मीद कभी ना हार